व्याख्याता के लिए हिंदी विषय से तैयारी करने वाले सभी साथियों का मैं प्रभु दयाल हिंदी साहित्य ऑनलाइन चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य, रासो साहित्य, रासो शब्द की विभिन्न विद्वानों के अनुसार व्युत्पत्ति और पृथ्वीराज रासो का विस्तृत विवरण। इससे जो पूर्व कक्षा हो चुकी है उसमें हमने आदिकाल है, उसकी समय सीमा, नामकरण, शैलियाँ, प्रथम कवि आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल जो साहित्य आदिकालीन, सबसे पहले उसका विवरण लेते हैं। आदिकालीन साहित्य में 4 श्रेणियों में विभाजन किया गया। 4 श्रेणियों में मुख्यतः रासो साहित्य, उसके बाद रास या जैन साहित्य, उसके बाद सिद्ध साहित्य और अंत में नाथ साहित्य। नाथों की जो 9 नाथ हुए हैं, उन्होंने जो रचनाएं की है वो नाथ साहित्य में आ जाती है। जिन रचनाओं में ये चारों लक्षण नहीं मिलते हैं, यानी रासो, रास, सिद्ध और नाथों से समृद्ध, उन रचनाओं को नगेंद्र जी ने आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के अंदर समावित किया है, जबकि शुक्ल ने इन रचनाओं का विवरण आदिकाल की फुटकल रचनाओं में रखा है। उसके बाद रासो साहित्य को ही मूल साहित्य मानने वाले विद्वान रामचंद्र शुक्ल हैं। उनका कहना है कि जो रासो साहित्य वही मूल साहित्य आदिकाल का, जबकि रास या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य ये तो सिर्फ सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। और आचार्य प्रसाद द्विवेदी है, वो इन चारों जो रासो, रास, सिद्ध और नाथ साहित्य, उन सभी को साहित्य में समाहित करते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं रासो साहित्य। रासो साहित्य सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रासो शब्द जो शब्द है वो कहाँ से आया है। अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने अपने तर्कों के आधार पे अलग अलग व्युत्पत्ति का स्थान माना है। आचार्य शुक्ल जी की बात करें तो उन्होंने रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, रसायन शब्द। और यह शब्द उन्होंने बिसलदेव रासो ग्रंथ में जो पंक्ति है 1272 मंजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नालय रसायन रसायन आरंभ है शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी से लिए। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है, और यह रासक शब्द उन्होंने रासक जो संस्कृत का शब्द है उससे, उसके बाद उससे रासय बना, फिर रासा बना और रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। उसके बाद विद्वान गरसा दत्तासी की बात करते हैं। उन्होंने राजसु या राजसुई से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। यह शब्द उन्होंने पृथ्वीराज राजसु का जो वर्णन है अपने ग्रंथ इस्तवारदा लित्रोत्तर हिंदू हिंदुस्तानी के अंदर जो किया है, उसमें पृथ्वीराज राजसु नाम से किया है, और वहीं राजसु से इस रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा की। उन्होंने रास शब्द से उत्पत्ति मानी है। उसके बाद विद्वान हरप्रसाद शास्त्री जी और श्री विंध्येश्वरी प्रसाद पाठक जी की बात करें तो उन्होंने राजयस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। उसके बाद कविराय श्यामलदास जी, काशी प्रसाद जायसवाल जी और हिंदी शब्द सागर लिखने वाले जो विभिन्न विद्वान हैं, संपादक हैं, उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। और उसके बाद हम बात करें सर्वमान्य मत की तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया रासक जो शब्द है ये सर्वमान्य माना जाता है। और इसके लिए द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी के द्वारा अब्दुल रहमान के द्वारा कृत संदेश रसक है वो प्रमाणिकता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा रासो शब्द जो कहाँ से आया था, उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। अब हम पढ़ते हैं रासो शब्द की विशेषताएं। रासो शब्द की जो मुख्य विशेषताएं हैं कि सबसे पहले तो ये चारण कवियों के द्वारा रचित है। जितने भी रासो ग्रंथ लिखे गए हैं वो अधिकतम चारण कवियों के द्वारा ही है।
और इन ग्रंथों में आश्रयदाता के शौर्य और ऐश्वर्य का बढ़ा चढ़ा कर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। उसके अलावा इन ग्रंथों में उस समय के जो सामंती जीवन है उसकी हमें संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। इसके साथ ही ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी समावेश किया गया है। युद्ध और प्रेम का वर्णन के कारण ही इन ग्रंथों में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है, यानी युद्ध और प्रेम का सबसे ज़्यादा वर्णन है तो इनके कारण वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। विविध भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है और चारण कवियों की जो संकुचित मानसिकता है, अपने छोटे से क्षेत्र को ही देश मान लेना, क्षेत्र के लिए लड़ाइयाँ झगड़े, वो उसमें दिखाई देती हैं। अधिकांश जो रचनाएं हैं वो संदिग्ध है या अर्ध प्रमाणिक रचनाएं हैं, यानी उनका सन के अनुसार, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उनका बिल्कुल भी मेल नहीं बैठ रहा है, तो लगभग रचनाएं संदिग्ध मानी गई है। अब हम प्रमुख रासो ग्रंथ की रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें तो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाले थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है। उसके बाद बिसलदेव रासो के द्वारा, जो बिसलदेव रासो है वो नरपति नालय के द्वारा रचना। परमाल रासो जगनिक के द्वारा रचित है। हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की। खुमान रासो दलपति विजय के द्वारा। विजयपाल रासो नल सिंह भाट के द्वारा। बुद्धि रासो जलन कवि के द्वारा। मुंज रासो ये अज्ञात रचना है, अभी तक किसके द्वारा रचित है इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। इनके अलावा रासो नाम से अन्य रचनाएं भी मिलती है। राम रासो समय सुंदर की रचना है। राणा रासो दयाराम या दयालदास कवि के द्वारा 1618 ईस्वी में रचित रचना है। कलयुग रासो रसिक गोविंद जी की रचना है। इसके अलावा कायम खां रासो नियामत खान जान कवि की रचना है जो 1634 में लिखी गई। रतन रासो जो कुंभकर्ण के द्वारा रचित रचना है। अब हम बात करते हैं इन रासो ग्रंथों में सबसे पहले पृथ्वीराज रासो की। 1193 में रचित ये महाकाव्य चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। चंद्रबरदाई जी का जन्म 1168 ईस्वी में भट्ट जाति के जगत गोत्र में हुआ। जन्म स्थान लाहौर है, ये शुक्ल के अनुसार माने जाते हैं। ये जो काव्य है वो प्रबंधात्मक श्रेणी का काव्य है और महाकाव्य के अंदर आता है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य इनको रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि भी शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। यह रचना मुक्तक रचना है, ऐसा कहने वाले नरोत्तम स्वामी थे। जो इसका प्रधान या अंगी जो रस है, यानी मुख्य जो रस है वो है वीर रस व श्रृंगार रस। अलंकार इसमें बात करें तो अनुप्रास और यमक अलंकार की अधिकता है। इसमें कुल पद या इनको श्लोक कह सकते हैं या छंद कह सकते हैं वो 16,306 है। और इसमें छंदों की बात करें तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें 56 छंद है वो कवि का प्रिय छंद है और अधिकतम 56 छंद का ही प्रयोग हुआ है। इसके अलावा दूहा, तोमर, श्रोटक, गाहा, आर्या छंद का प्रयोग भी देखने को मिलता है। यह जो महाकाव्य है इसका विभाजन गुणोत्तर समयों में भाग कह सकते हैं, लेकिन इसमें भागों का नाम समय कहा गया या सर्ग में बांटा गया है। और इस ग्रंथ की जो भाषा है वो राजस्थानी और ब्रज भाषा है, लेकिन ब्रज भाषा के अधिकता के कारण इसे पिंगल शैली का ग्रंथ माना जाता है, जो कि हजारी बाबा ने भी कहा है। इस महाकाव्य का नायक है वो पृथ्वीराज चौहान है,
जो कि अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर का पुत्र और अरुणराज का पौत्र था। यह धीरोदात श्रेणी का नायक है। नायिका है वो संयोगिता है। कन्नौज का राजा जयचंद की पुत्री है और ये मुग्धा श्रेणी की नायिका है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो के बारे में हम अन्य जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम जो जानकारी पृथ्वीराज रासो के बारे में मिलती है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1839 में रचित द एनाल्स एंड एंटी एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान में मिलती है और संगोपत नेम इस नाम से इसका एक भाग प्रकाशन है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था। कुछ पद है जो पृथ्वीराज रासो के वो पुरातन प्रबंध संग्रह में भी मिलते हैं जो इसकी प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। कैमास वध इसी ग्रंथ का एक प्रसंग है जो बहुत प्रसिद्ध है। इसका जो उत्तरार्ध भाग है, पृथ्वीराज रासो का अंतिम भाग कह सकते हैं, उत्तरार्ध भाग कह सकते हैं, वो जल्लन के द्वारा रचित है। जल्लन जो चंद्रवरदाई का पुत्र था और उसी ने इसको पूर्ण किया था, रामचंद्र शुक्ल जी ऐसा बताते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी और हरप्रसाद शास्त्री ने भी उनका समर्थन किया है, क्योंकि जो अंतिम में एक महाकाव्य में पंक्ति मिलती है, पुस्तक जलन हाथ दे चली चली निकज्जन नरपकाज, जिसके आधार पे ये प्रमाणित मानते हैं कि वास्तव में अंतिम जो भाग है वो उसके पुत्र जलन के द्वारा ही पूर्ण किया गया था। अब हम इसके विशेष तथ्यों की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सुख सुखी संवाद बताया है। जो महाकाव्य है उसको सुखी संवाद बताया है और वैसे हजारी प्रसाद इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, जिसमें ये इनका कहते हैं कि जो अन्य भाग है वो तो बिल्कुल काल्पनिक है, लेकिन जो सुखी संवाद है वो प्रमाणिक है इसका, इसलिए अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नगेंद्र जी ने इसको घटना कोश कहा है। नगेंद्र जी ने इसको घटना कोश कह के पुकारा है। और उसके बाद बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड है, वो इसे एक ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। बाबू गुलाब राय जी ने इसको स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य माना है। इसके अलावा विशाल वीर काव्य मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी जी हैं। और डॉक्टर दशरथ शर्मा जी इसे वृहद महाभारत की संज्ञा देते हैं। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के हस्तलेखन जो प्रतियां मिली है उसके आधार पे इसके 4 रूपांतरण मिलते हैं और जो इसका सबसे बड़ा रूपांतरण है जिसको वृहद रूपांतरण कहा जाता है उसमें गुणोत्तर समय है और 16,306 पद या छंद कह सकते हैं। यह जो प्रति है वो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। 1585 में इसका प्रकाशन किया गया था। नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे मध्यम जो रूपांतरण है वो उसमें 7,000 छंद से मिले हैं और इसकी जो प्रतियां हैं वो भोर और बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है और ये 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अभी तक इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। हस्तलिखित प्रतियां हैं ये सब। उसके बाद लघु रूपांतरण में 19 समय और 3500 छंद मिलते हैं। ये बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। उसके बाद लघुत्तम रूपांतरण में 1300 छंद हैं और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी जो संस्करण है यानी जो लघुत्तम रूपांतरण है इसी को ही मूल रासो काव्य माना है। अब हम बात करेंगे जो इसके बारे में बार प्रश्नों में पूछे जाते हैं, इसकी प्रमाणिकता के बारे में, यानी प्रमाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है। इस पे 3 मत है, वो अलग अलग हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमाणिक मानने वाले रचनाकारों के, जो इसको प्रमाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास जी जो इसको प्रमाणिक मानते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या,
मिस्र बंधु जी भी इसको प्रमाणिक मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड तो इसको प्रकाशित करवा रहे थे, वो भी इसको प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र जी इसको प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा जी भी इसको प्रमाणिक मानते हैं। मथुरा प्रसाद दीक्षित जी इसको भी प्रमाणिक मानते हैं। जॉर्ज गिरिश ने भी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय इन्होंने भी इस ग्रंथ को प्रमाणिक माना है। उसके बाद अप्रमाणिक मानने वाले रचना ये विद्वान जिनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ जाते हैं, सुनीत कुमार चटर्जी आ जाते हैं, मुनि जिनवे जी आ जाते हैं और अगरचंद नाटा जी आ जाते हैं। ये विद्वान ऐसे हैं जो इस पृथ्वीराज महाकाव्य को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, यानी इसके कुछ भाग प्रमाणिक है और कुछ काल्पनिक है। इसके बाद अप्रमाणिक मानने वाले रचना। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों की बात करें तो सबसे पहले गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी, उसके बाद मुरारी दान श्यामल दान जी, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो यहाँ तक कहा कि ये पूरा ग्रंथ ही जाली है। वो महाकाव्य जरूर मानते हैं, लेकिन इनके जो जानकारी है, सूचनाएं हैं, उन सबको पूरी तरह से जाली मानते हैं। डॉक्टर वुल्लर साहब, जिन्होंने जॉर्ज गिरिसन जब कर्नल टोड साहब जब प्रकाशन उसका करवा रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले 1875 में सर्वप्रथम अप्रमाणिक घोषित किया और इसके प्रकाशन को रुकवा दिया था। उसके बाद मोतीलाल मेनारिया है जो उसको अप्रमाणिक मानते हैं। एक पंक्ति आती है, एक थाल जन्म एक थाल मरण। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो और उसके मित्र और उनके राजदरबार कवि चंद्रबरदाई जी दोनों का जन्म एक साथ हुआ और दोनों की मृत्यु भी एक साथ ही हुई। इस तरह से आज हमने पढ़ा रासो साहित्य के पृथ्वीराज रासो, सबसे पहले उसका विवरण और जो प्रमाणिक अप्रमाणिक वाले तथ्य है उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसके पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको याद करें। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में जो अन्य रासो ग्रंथ है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।